प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते खतरे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे चर्चा करेंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से हर दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना स्थिति की रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति तय करेगी। और कोरोना संकट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी देश भर में चलाए जा रहे कोरोना का टीका लगाने के अभियान पर भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। दवाई है तो ढिलाई नहीं, दवाई है और कड़ाई है, दोनों और अपने पालन करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बैठक जो कल मुख्यमंत्रियों की बुलाई है उसमें हर एक प्रकार के लोगों के साथ बातचीत होकर के आगे का हम तय करेंगे कि रणनीति प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से हम सचेत होकर जागरूक होकर के सावधानी बरतते हुए किसी प्रकार की ढिलाई ना हो, और उसके लिए हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेंगे। दिल्ली के ज्वालापुरी इलाके में रोड रेज की एक मामूली घटना के बाद 2 लड़कों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घनी आबादी वाले इलाके में आरोपियों ने बेरहमी से 2 लड़कों को चाकुओं से गोद कर मार डाला और कोई बीच बचाव तक करने नहीं आया। पूरी घटना ज्वालापुरी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घनश्याम और रोहित नाम के लड़के स्कूटी पर सवार थे। बताया जा रहा है कि उनकी स्कूटी की टक्कर आरोपियों की मोटरसाइकिल से हुई, लेकिन इतनी सी घटना के कारण खून खराबे की नौबत आ गई। चारों में बात कहासुनी से शुरू हुई और कुछ ही पलों में दोनों पक्ष बीच सड़क गुत्थम गुत्था हो गए। लड़ाकों के 2 गुट बन गए और दोनों तरफ से लात घूंसे चलने लगे। थोड़ी देर तो मुक्के चलते रहे। एक लड़का जमीन पर गिरा रहा और दूसरा घूंसों की बरसात करता रहा, लेकिन अचानक जमीन पर गिरे लड़के को उसके दोस्त ने उठाया और उसके हाथ में एक चाकू थमा दिया। यहीं पर झगड़ा होने के बाद अचानक दोनों आरोपियों ने चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद ताबड़तोड़ उन दोनों पर वार करने लगे। चाकू हाथ में आते ही उसने पहले उसका गला रेता, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। पीठ पर, गले पर, पेट पर, छाती पर, हर जगह वो चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहा। जबकि बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले 2 लड़कों में एक नाबालिग है। दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद कुछ ही घंटों में हत्या के दोनों आरोपियों को ढूंढ लिया, जिसकी वजह सीसीटीवी की तस्वीरें ही बनी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि आरोपियों ने लड़के को तब तक मारा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। जब वो जमीन पर गिर गया तो दोनों आरोपियों ने उसके उस दोस्त पर हमला बोल दिया जो पहले से ही बेदम दिख रहा था। अगले ही पल वो भी चाकुओं के वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगा। एक बार वो बैठ भी गया, लेकिन इससे ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाया और अगले ही पल वो फिर से गिर गया। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा जो चाकू हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और उसके बाद बाइक में यहाँ से फरार हो गए। जिस वक्त आरोपियों ने चाकू चलाना शुरू नहीं किया था, उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजरता भी दिखा, लेकिन उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा कि सड़क पर कुछ हो भी रहा है। आरोपियों के फरार होने से पहले ही एक मोटरसाइकिल सवार भी वहां से गुजरता दिखा, लेकिन सड़क पर अंतिम सांसें गिन रहे लड़कों को बचाने की उसने भी कोई कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि रोहित और घनश्याम नाम के दोनों लड़कों की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने जब पुलिस को दोनों के घर न पहुंचने की जानकारी दी, तब पुलिस ने उन्हें अस्पताल में शवों की शिनाख्त करने के लिए भेज दिया। जिसके बाद उनके घरों में ही नहीं बल्कि ज्वालापुरी इलाके में भी डर का माहौल है। कैमरे लगा रखे, किस काम के कैमरे? कोई मार जाए, कुछ भी कर जाए, डर ही नहीं है। कितना क्राइम होता है, कुछ तो इंसान कैसे सेफ रहेगा। पुलिस ने जिन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया उनमें एक प्रदीप है। प्रदीप को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया। पुलिस की गाड़ी में बैठे प्रदीप ने मीडिया से बात भी की, लेकिन उसने सारा इल्जाम अपने छोटे भाई पर डालने की कोशिश की, जो नाबालिग है। मार रहे थे, लड़ रहे थे हमारे से। तो मैंने तो मारा नहीं, छोटे वाले भाई ने मारा। प्रदीप को भरोसा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। मेरी शकल आएगी नहीं। एक दूसरे से बिल्कुल अनजान लड़के सड़क पर हुई मामूली घटना के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिससे दिल्ली पुलिस भी सन्न है। पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर घटना की जानकारी देते हुए लोगों से भावुक अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा कोई विवाद होने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या यहां झगड़ना जिंदगी से ज्यादा जरूरी है।
महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ और तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में करीब 18,000 कोरोना केस सामने आए, जबकि 87 लोगों की मौत हो गई। नागपुर में एक दिन में 2500 से ज्यादा मरीज सामने आए और इस बीमारी से 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं मुंबई में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2000 के पार पहुंच गया, जिसे देखते हुए बीएमसी ने स्कूलों में 50% छात्रों के स्कूल आने के नियम को आज से अगले आदेश तक खत्म कर दिया। इसके अलावा सभी टीचरों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से घर से ही क्लास लेने के लिए कहा गया है। जयपुर में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े छात्र पिछले 21 दिन से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर डटे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों का हंगामा इस कदर बढ़ा कि यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में अचानक हंगामा शुरू हो गया। छात्रों की भीड़ दौड़ती दिखी और सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाते दिखे। कुछ छात्र लाठीचार्ज के बावजूद नहीं हटे और सुरक्षा कर्मियों से उलझते रहे। तनाव बढ़ने की वजह से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जो छात्रों की भीड़ छटने के बाद ही शांत हुआ। हंगामा तब शुरू हुआ जब एबीवीपी से जुड़े छात्र एक बैठक करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। सुरक्षा कर्मी छात्रों को धकेलते रहे और कुछ छात्र भी सुरक्षा कर्मियों की वर्दी खींचते दिखे। कोरोना संकट के कारण राजस्थान में कई यूनिवर्सिटियां छात्रों को 5% बोनस अंक दे चुकी हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई रियायत नहीं दी है। एबीवीपी की 21 सूत्री मांगों में ये सबसे बड़ी मांग है। मुंबई में कोरोना फिर से अपने पांव तेजी से पसार रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही घर से निकलने से कतरा रहे हैं। मलाड इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां के एक बाजार में लोगों की भीड़ दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बाजार में हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखाई दी। इतना ही नहीं, लोगों की भीड़ की वजह से लोग एक दूसरे से टकराते हुए भी नजर आए। इस दौरान वहां कई ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझा और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में जो सरकार है और बीएमसी है वो लगातार लोगों से निवेदन कर रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें। इस वक्त मैं मलाड मार्केट में खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है कि यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनना भी सही नहीं समझ रहे हैं और अगर उनसे कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं और वो मास्क पहनना सही नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जो सरकार है उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि अगर लोग कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे और चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो लॉकडाउन एक बार फिर करने की स्थिति आ जाएगी। और जिस हिसाब का यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है, ऐसे में तो केसेस और भी बढ़ते जाएंगे और अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो एक बार फिर लॉकडाउन लगने की नौबत आ सकती है। बिहार के मोतिहारी में मचेरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या के बाद इलाके के लोगों ने बड़ी संख्या में जुटकर हंगामा किया। बताया गया कि वो अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और वहां से भागने लगे, जिनमें एक को वहां जमा हुए कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच उनके घर वालों की आवाज में अपने परिवार के एक सदस्य को खोने का दुख झलक उठा। हंगामे के दौरान भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और इन लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर भी वो सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। काफी देर तक वो लोग वहां बवाल करते रहे। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर गुस्साए लोगों को शांत किया। महाराष्ट्र के साथ देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है। उन्हीं में एक है मध्य प्रदेश। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी भोपाल और राज्य के सबसे बड़े शहर इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह खतरे की घंटी तब बजी जब बजट सत्र के दौरान 5 विधायक और विधानसभा के 7 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इतना ही नहीं, राज्य के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार को बंद रखा जाएगा। इन शहरों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन भी किया जाएगा। कोरोना बढ़ रहा है और बचाव का एक ही उपाय, और वो उपाय है मास्क लगाए रखना। आप तो लगाओ, लेकिन घर में अगर मम्मी पापा भी लापरवाही करें, घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा भी अगर बिना मास्क लगाए कहीं जाएं तो उनको टोकना जरूर। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में कर्फ्यू का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच ऐसी झड़प हुई जिससे सड़कें जंग का मैदान बन गई। कोरोना से निपटने के लिए राजधानी अमान में 2 दिन पहले ही रात में कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ, जिसका नौजवानों ने जमकर विरोध किया और जब तीसरे दिन भी वो सड़कों पर उतरे तो पुलिस भी सख्ती दिखाने में पीछे नहीं रही और आंसू गैस की बरसात कर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के लिए नौजवान भारी तादाद में सड़कों पर उतरे थे, जिनसे निपटने के लिए पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची, लेकिन उनकी सख्ती पर प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए और सड़कों पर आगजनी करने लगे। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे कुछ पुलिस वाले घायल हो गए और उनकी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इस टकराव की वजह से अमान की सड़कों पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत पर भी जमकर नाराजगी जताई और प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। महाराष्ट्र के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब से सामने आ रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 1850 मरीज मिले और 38 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने रूपनगर जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस तरह राज्य के 9 जिलों में अब तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उनमें मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर शामिल हैं। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। यह एक्शन स्टंटबाजी के 2 वीडियो सामने आने के बाद लिया गया, क्योंकि नोएडा में जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया उसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स अगले पहिए को हवा में उठाकर स्टंट करता दिखा। वो यही नहीं रुका, उसने थोड़ी दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल के पिछले पहिए को हवा में उठा लिया। उसके बाद वो रॉन्ग साइड पर यू टर्न लेकर वापस आया और फिर स्टंट दिखाया। जिस वक्त वो स्टंटबाजी कर रहा था, सड़क पर हल्का ट्रैफिक भी दिखा। मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ इसी तरह मोटरसाइकिल पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो गाजियाबाद से भी सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कियां ऐसा करती दिखी। उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। बुलेट का ही चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। वीडियो में एक लड़की ड्राइव करती नजर आई, दूसरी उसके कंधों पर बैठकर स्टाइल मारती दिखी। सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियां किसी जिम की टी-शर्ट में दिखाई दी। इस बीच इन लड़कियों के स्टंट के कुछ और वीडियो भी सामने आए, जिनमें दोनों ने इसी तरह खतरनाक स्टंट किए। एक वीडियो में एक ही लड़की दिखी जो कि ऑडी कार में सवार थी, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में एक हथियार दिखा। उसकी गाड़ी के आगे 2 लड़के बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल पर चलते दिखे। कभी वो कार की सनरूफ से बाहर झांकती नजर आई तो कभी बॉनेट पर बैठी दिखी। दूसरे वीडियो में 3 लड़कियां मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दी। इनमें जो लड़की ड्राइव कर रही थी वो बीच बीच में अपने दोनों हाथों को हवा में लहराती रही। इस दौरान तीनों में किसी ने न तो हेलमेट लगाया था, ऊपर से 2 की जगह 3 लड़कियां मोटरसाइकिल पर बैठी थी। जैसे ही ये वीडियो सामने आए, पुलिस हरकत में आ गई, जिसके बाद इन लड़कियों ने भी अपनी सफाई दी। 3-4 बार ट्राई किया, उसके बाद वो वीडियो बनाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरक्षण को लेकर बड़ा चुनावी वादा किया। नड्डा ने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आयोग बनाकर कुछ और जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा।
आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मुंबई के दिंडोशी इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन कई घंटे तक दमकल कर्मी भी इलाके में लगी आग को बुझा न सके। बताया गया कि बीती शाम करीब 7 बजे इलाके की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और जब तक दमकल विभाग को खबर दी जाती तब तक वो आग तेजी से फैल गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके आसपास फर्नीचर के कई गोदाम भी थे जो आग की चपेट में आ गए। इसके बाद आग का विकराल रूप सामने आया और उसने पास की झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो आसपास के इलाकों को जो है वो अपनी चपेट में ले सकती है। लिहाजा जो फायर ब्रिगेड है वो बुलडोजर की मदद का इस्तेमाल कर रहा है ताकि आसपास के इलाकों को तोड़कर आग की दूर से जो है उसकी दूरी बनाई जा सके। दूर से ली गई तस्वीरों में दिंडोशी का एक बड़ा इलाका आग की लपटों में घिरा नजर आया। बताया गया कि झुग्गियों में रखे सिलेंडरों में धमाके होने से आग ज्यादा तेजी से भड़क गई। पूरा कंपाउंड जल गया, कुछ बचा नहीं है। हाँ, टोटल सब जल गया। की झुग्गी झोपड़ियां भी उसकी चपेट में सब जल गया। हादसे वाली जगह पर शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु भी पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। हवा जिस तरह से तेज थी और आग बढ़ रही थी उसको बुझाना ये सर्वप्रथम काम है, वो फायर ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं। मुंबई में लगी इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कई घंटों तक मशक्कत करते रहे। पाकिस्तान के कराची में हुए एक जोरदार बम धमाके में वहां के सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। धमाका सुरक्षा बल की एक गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया। एक दिन पहले हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि जैसे ही सुरक्षा बल की गाड़ी बाजार में पहुंची वहां पहले से ही खड़ी एक मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों तक तो वहां कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन जब वहां से धूल और धुआं छटा तो हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। सुरक्षा बल की गाड़ी के अलावा वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों की मदद करने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। बाजार का शांत माहौल पल भर में दहशत में बदल गया। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और छानबीन में जुट गई। धमाके के बाद रास्ते पर पड़ी गाड़ियों को पुलिस ने हटाया और मलबा साफ किया। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली के द्वारका में एक बेटे ने अपनी मां को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना 15 मार्च की है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि इस कलयुगी बेटे ने किसी बात पर अपनी मां को कितने जोर से थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सुबह 11 बजे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम करीब 5 बजे टीएमसी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इस सूची में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी का नाम नहीं है। खबर है कि इस बार नारायणसामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पास से पुलिस को कार, 2 तमंचा और धारदार हथियार समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते हो सकते हैं। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 17,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 87 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मुंबई में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1900 के पार पहुंच गया। बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के रथ पर हमला हो गया, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगा दिया। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में पार्टी का धुआंधार प्रचार चल रहा है।
लेकिन बीजेपी के प्रचार अभियान में उस समय खलल पड़ गया जब पुरुलिया में उसके एक रथ में तोड़फोड़ की गई। जिन लोगों ने बीजेपी के रथ को निशाना बनाया उन्होंने उसे घेर लिया और तोड़फोड़ करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा लगा कि हमला करने वालों पर उसका बस ही नहीं चला, क्योंकि उसकी मौजूदगी में रथ पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद उसका शीशा चकनाचूर होकर सड़क पर बिखर गया। आरोप है कि पुरुलिया में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सभा में आए लोगों ने बीजेपी का रथ रास्ते में रोका और हिंसा की। टीएमसी के सभा पे आए थे वो कर्मी समर्थक, वो सपोर्टर, वो लोग जा रहे थे, उनमें से कोई एक पहले बस के ऊपर आके तोड़फोड़ किया। इस हमले में रथ के ड्राइवर को भी चोट आई। मीडिया से बात करते हुए वो डरा सहमा नजर आया। मेरे को क्या पता था यहाँ दूसरी पार्टी है, नहीं मैं तो गाड़ी कभी नहीं लेके आता यहाँ। थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर दावा किया कि जिस रथ पर हमला हुआ वो उसमें सवार थे। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो रथ पर लगी प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा की तस्वीर साफ करते नजर आए। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला किया। यही नहीं, पार्टी नेताओं ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को घेरना भी शुरू कर दिया और लिखा कि टीएमसी इस तरह से बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। वहीं बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जेपी नड्डा ने भी इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी और टीएमसी पर हमला बोला। टीएमसी जान चुकी है कि हार सामने दिख रही है, इसलिए वो अपना बौखलाहट में इस तरीके की घटनाएं कर रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खबर है कि गाजियाबाद प्रशासन ट्रेनों के जरिए महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल टीम भी बनाई गई है जो रेलवे स्टेशन पर तैनात रहेगी और महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों की जांच करेगी। महाराष्ट्र और केरल से गाजियाबाद में अगर कोई पैसेंजर आता है ट्रेन के जरिए तो उसकी चेकिंग होगी, क्योंकि कोविड केसेस को लेकर गाजियाबाद प्रशासन सतर्क हो चुका है। और इसको लेकर जो ट्रेनें, लगभग 2 से 3 ट्रेनें जो हैं वो मुंबई से आती हैं और गाजियाबाद में जो पैसेंजर इन ट्रेनों से उतरते हैं तो उनकी चेकिंग होगी। अगर उनके पास टिकट होगा तो उनकी चेकिंग की जाएगी। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम को लगाया गया है जो ट्रेनों का समय रहता है उस वक्त आएगी और साथ ही उन पैसेंजर्स की चेकिंग होगी जो मुंबई या महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से गाजियाबाद में रुकते हैं और यहाँ पर ट्रेन से बाहर निकलते ही उनकी चेकिंग की जाएगी, ताकि जो गाजियाबाद का जो इलाका है यहाँ पर जिस तरह से केस बढ़े हैं कोविड के, उसके बाद प्रशासन सतर्क हो चुका है और प्रशासन का यही मानना है कि इन सभी केसेस को रोकने के लिए अब उन जगहों से आने वाली ट्रेनों को खासतौर से निगाह रखी जाएगी जिनमें पैसेंजर्स आते हैं और जो इलाके ज़्यादा प्रभावित हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर, बस स्टेशन पर, जहाँ भी हमारे दुकानें हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले, पटरी वाले, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये सभी जगह शिक्षक संस्थाएं अब इसको दूसरे रूप में हम लोग ने ले लिया कि इसको ये ध्यान में लेते हुए कि कुछ संख्या हमारी बढ़ रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा टेस्टिंग अपना बढ़ा दिया। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों की कमी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि देश में 5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों जबकि 1 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों की कमी है, जिनमें सीआरपीएफ में करीब 26,000, बीएसएफ में करीब 29,000 और सीआईएसएफ में 23,000 से ज्यादा जवानों के पद खाली। यही नहीं, सशस्त्र सीमा बल में 19,000, आईटीबीपी में करीब 6,000 और असम राइफल्स में 7,000 से भी ज्यादा जवानों की कमी है, जिसके पीछे जवानों की असमय मौत, बड़ी तादाद में नौकरी छोड़ने और विभागीय कार्रवाई को वजह बताया गया। सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके तहत देश भर में करीब 55,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज दबाई जाती है। There's not a single institution that is not under this type of assault. I mean, to give you some nuance, my mic is switched off in Parliament. In the middle of while I'm giving a speech, it's switched off. Right. So the essence of Parliament is that I'm allowed to speak. गृह युद्ध के साथ गरीबी और महंगाई की मार झेल रहे यमन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन यमन के एक प्रांत हड्रमाउट में हुआ।
जहां गुस्साई भीड़ ने एक सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया, जिसके बाद सुरक्षा बल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग करने लगी। इस कार्रवाई के बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि हवाई फायरिंग और सुरक्षा बल की एक पूरी फौज को देखकर भी प्रदर्शनकारियों का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने भी सड़कों पर हंगामा जारी रखा। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ सुरक्षा बल की गाड़ियों के सामने जाकर खड़ी हो गई, जबकि कुछ लोग तो उनके ऊपर पथराव करने में भी पीछे नहीं रहे। अपनी भड़ास निकालने के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जगह जगह टायर भी जलाए, जिसकी वजह से वहां धुआं ही धुआं फैल गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी खेल जारी है। हुगली में बीजेपी का एक कार्यकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। गोली मारने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता का नाम प्रशांत राय है, जिसका फिलहाल चंदन नगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहा दिया। आरोप है कि वहां आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की 18 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी जांच कराने के बाद अधिकारियों ने अवैध निर्माण को ढहाना शुरू कर दिया। कब्जा हटाने के लिए अथॉरिटी के सीनियर अधिकारी खुदाई करने वाली मशीन के साथ वहां पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी जमीन पर टिन की दीवार के जरिए घेराबंदी कर दी गई, जिसे एक एक कर ढहा दिया गया। इसी तरह पक्के निर्माण को भी खुदाई करने वाली मशीन से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चली। मध्य प्रदेश के मंडला से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें डीएम दफ्तर के बाहर एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले आदमी ने आरोप लगाया कि वो पिछले 12 साल से अपनी पुश्तैनी जमीन पर हक पाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन जब इतने वक्त के बाद भी बात नहीं बनी, तो उसने डीएम दफ्तर के बाहर जमीन पर लेटकर हंगामा करना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर दफ्तर के कुछ कर्मचारी भी बाहर आ गए और उसे समझाने की कोशिश की। हंगामा कर रहे आदमी ने आरोप लगाया कि 12 साल पहले इलाके के तहसीलदार की मिली भगत से उसके हिस्से की जमीन भी उसके भाइयों के नाम कर दी गई थी। तहसीलदार ने मेरी जमीन को बेच दिया है फर्जी ने, और कानूनी उनको पकड़ो था तहसीलदार को। हंगामा करने वाले आदमी की पत्नी ने बताया कि वो पिछले 12 साल से कई दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। बस थाली लोटा तक बेच के खा लिए, बस अब यही बचा है कि आत्महत्या कर लेंगे या फांसी लगा लेंगे। हालांकि इस हंगामे के बाद प्रशासन ने उस आदमी की समस्या को सुलझाने का भरोसा जताया। आपसी सहमति से कुछ रास्ता निकल सकता है तो तहसीलदार जाके उस पे करेंगे कुछ कार्रवाई। इस पूरे हंगामे की वजह से बहुत देर तक डीएम दफ्तर के बाद गहमा गहमी का माहौल बना रहा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बैंक के गठन से जुड़े बिल को मंजूरी दी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि यह नया बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो। कैबिनेट ने बैंक के गठन के लिए शुरुआती तौर पर 20,000 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। ये बैंक मूलभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं, मसलन सड़कें, पुल, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जैसी योजनाओं के लिए कर्ज देगा। इस तरह के बैंक के गठन की घोषणा वित्त मंत्री ने 2019 के बजट भाषण के दौरान की थी। बैंक का काम देखने के लिए सरकार जल्द ही एक बोर्ड का गठन करेगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लंबे समयावधि का कर्जा लगता है और बड़ा मात्रा में कर्जा लगता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी नई बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने कांग्रेस नेता शिवा चौधरी के भाई के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। कांग्रेस नेता शिवा चौधरी के भाई गंगाराम चौधरी पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बताया गया कि इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई के लिए पहले ही नोटिस भेज दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से गिरा दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के लोगों को हल्का फुल्का विरोध भी झेलना पड़ा। जिन मकानों को गिराया गया, उनमें रहने वाले लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस उनकी बात सुनती रही और दूसरी तरफ खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से कार्रवाई भी जारी रही। इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए वहां कई लोग भी जुटे।
प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस के कई जवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने हंगामा कर रही महिलाओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर मौजूद कुछ टोल कर्मचारियों से सुनीता प्रजापत नाम की एक कांग्रेस नेता भिड़ गई। आरोप है कि उन्होंने टोल टैक्स देने से मना कर दिया, जिस पर विवाद बढ़ गया और वो वहां से आगे बढ़ने लगी, जिन्हें टोल कर्मचारियों ने बैरियर लगाकर वहीं रोक लिया। गुस्से में वो अपनी कार से उतरी और उनके रास्ते का कांटा बने बैरियर को हटाने के लिए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी, लेकिन वहां मौजूद टोल कर्मचारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। इस पर उनका पारा और बढ़ गया। दूसरी बार उन्होंने टोल कर्मचारियों के वहीं खड़े होने के बावजूद बैरियर को तेजी से धक्का देकर हटा दिया। कांग्रेस नेता सुनीता प्रजापत की इस हरकत पर टोल कर्मचारी कुछ नहीं कर पाए और वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। उनके साथ मौजूद शख्स ने भी कार के सामने लगाए गए बैरिकेड को हटा दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता बिना टोल दिए वहां से चली गई। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें हाईवे पर चल रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां हल्की बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी थी। बारिश के मौसम में हाईवे पर ज्यादातर गाड़ियां धीमी रफ्तार में चल रही थी। इतने में एक कार तेजी से आगे बढ़ती नजर आई। जैसे ही गाड़ी के ड्राइवर ने उसकी रफ्तार को बढ़ाया तो उसका संतुलन बिगड़ गया। सड़क पर फिसलते हुए पहले वो कार अपनी दाहिनी ओर की चट्टान से टकराई और टक्कर लगने के बाद वापस सड़क पर आकर दूसरी गाड़ी से भिड़ गई। इस हादसे को देख वहां से गुजर रही बाकी गाड़ियां भी रुक गईं। बताया गया कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी उस कार के ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि गाड़ी को इस हादसे में काफी नुकसान पहुंचा। कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई। खासकर उन यात्रियों पर ज्यादा नजर रखी जा रही है जो महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आई, जहां आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए खास काउंटर बनाए गए। इन काउंटर पर दिल्ली से देश के किसी भी हिस्से में जाने और किसी भी शहर से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों की मुफ्त कोरोना जांच के इंतजाम किए गए। यहां पर खास तौर पर उन लोगों की जांच की जा रही है जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इस तरह से लोग जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो नई दिल्ली स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां अभी नांदेड़ एक्सप्रेस आई है जो महाराष्ट्र के इलाके से आती है, अमृतसर तक जाती है। जो सवारी उतरी है उनमें से कईयों की जांच की जा रही है। सरकार के इस कदम से कुछ लोग तो बेहद खुश नजर आए और उन्होंने खुद आगे बढ़कर कोरोना की जांच करवाई। सेफ्टी के लिए टेस्ट कराना पड़ेगा हमें, ताकि ट्रेन में बाकी को दिक्कत ना आए और हमें भी दिक्कत ना हो। वहीं कुछ ऐसे यात्री भी थे जो इस इंतजाम से नाखुश दिखे। मुझे कोविड की जांच कराने के लिए बोला गया, लेकिन मुझे सेफ नहीं लग रहा है यहाँ पे खुद। बताया गया कि यहाँ पर जिन लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है उनकी रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर उनके मोबाइल फोन पर भेज दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार हो रहे इजाफे पर राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते को चिट्ठी लिखी, क्योंकि देश में 19 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 10 दिनों में कोरोना मरीज तेजी से बढ़े हैं। इनमें 16 जिले अकेले महाराष्ट्र से, जिस वजह से राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत होने की बात कही जा रही है। ऐसे में राजेश भूषण ने चिट्ठी में चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि राज्य में मौजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक से ट्रैक नहीं किया जा रहा है और उनकी जांच और उन्हें आइसोलेट करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया कि राज्य में महामारी के बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सर्वेलेंस को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना की रोकथाम के लिए हर पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 20 से 30 लोगों को तलाशना जरूरी है। चिट्ठी के जरिए उन्होंने यह भी साफ किया कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से हालात को नहीं संभाला जा सकता। इसलिए राजेश भूषण ने कंटेनमेंट जोन बनाकर राज्य के बिगड़ते हालात को सुधारने का सुझाव दिया। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सख्ती से अमल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है तो वहीं लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। एक दिन पहले ही पूरे देश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, लेकिन मुंबई की दादर सब्जी मंडी का नजारा देखकर तो ऐसा लगा कि लोग कोरोना को पूरी तरह भूल चुके हैं। ये हालात तब हैं जबकि कोरोना की नई लहर का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में ही है। कुछ यही हाल दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी दिखाई दी। यहां भी ज्यादातर लोग मास्क के बिना ही नजर आए। यहाँ पर भी मास्क लोगों के पास नजर नहीं आएगा। तो ये दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी है जहां पर लापरवाही दिखाई दे रही है। लखनऊ में भी लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह नजर आए।
वहां की सब्जी मंडी में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। न तो किसी ने मास्क लगाया था, न ही कोई जरूरी दूरी के नियम का पालन करता दिखा। लखनऊ की इस बड़ी हनीमैन की मंडी में 90% से अधिक लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। सवाल पूछने पर एक से एक बहाने भी गिनाए गए। मास्क नहीं लगाया भाई साहब आपने? क्या लगाए, सब तो वैसे ही घूम रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने और नियमों के पालन की हिदायत दी जा रही है, लेकिन सब्जी मंडियों में ज्यादातर लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए।